दोस्तों नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। गर्मी का मौसम बीतने को है, गुलाबी ठंड आने वाली है, लेकिन इस गुलाबी ठंड में राजनीतिक गर्मी जो है वो परवान चढ़ने वाली है, क्योंकि चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र को लेकर के, और महाराष्ट्र में 20 नवंबर यानी एक ही चरण में मतदान करवाए जाएंगे और 23 नवंबर के दिन जनता क्या फैसला देती है वो चीजें हमारे सामने आएंगी, नतीजे हमारे सामने आएंगे। दोस्तों 288 सीटों की यह विधानसभा है। बहुमत के लिए 145 सीटें चाहिए होती है। वर्तमान में जो 14वीं विधानसभा का कार्यकाल चल रहा है, इसका कार्यकाल 26 नवंबर 2024 को पूरा होने जा रहा है, तो उससे पहले चुनाव आयोग को चुनाव कराने जरूरी हो जाते हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग के द्वारा मंगलवार को जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उसमें 9 करोड़ 63 लाख मतदाता इस मतदान के महापर्व में अपने आप को शामिल करेंगे। इसमें पुरुष मतदाताओं की जो संख्या है वो 4 करोड़ 97 लाख है और महिला मतदाताओं की संख्या 4 करोड़ 66 लाख। 18 और 19 साल के जो युवा है, जो पहली बार इस लोकतंत्र के महाउत्सव में अपने आप को शामिल करेंगे, यानी कि पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, उनकी संख्या 20,93,000 है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। 85 साल के ऊपर के मतदाता, जिन्होंने जिंदगी के इस पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते न जाने कितने चुनाव उन्होंने देखे होंगे, न जाने कितनी राजनीतिक शक्तियों को बदलते बिखरते उन्होंने देखा होगा, उनकी जो संख्या है वो 12,43,000 है। इस बार तो थर्ड जेंडर मतदाता है और चुनाव आयोग ने जो आंकड़े दिए हैं उसकी संख्या 6,031 वोट है। तो दोस्तों ये तो है मतदाता जो आने वाले इस विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के पक्ष में अपना फैसला सुनाते हैं, किसकी सरकार बनती है, उसका फैसला 20 नवंबर के दिन ये मतदाता करेंगे। 1 लाख से ऊपर मतदान केंद्र होंगे, जिसमें 43,604 शहरी मतदान केंद्र होंगे और 57,582 ग्रामीण मतदान केंद्र होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब तक क्या खास रहा है। अगर हम पिछले 50 वर्षों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पिछली बार जो मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, उनके अलावा किसी भी मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र में 5 साल का कार्यकाल कभी भी पूरा नहीं किया है पिछले 50 सालों की राजनीति में, जो अपने आप में यहाँ की राजनीतिक स्थिति को बयां करता है कि यहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी रहती है। पिछले 40 साल की बात करें हम तो किसी भी राजनीतिक दल को महाराष्ट्र के किसी भी विधानसभा चुनाव में कभी भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। पिछले 40 सालों में बड़े बड़े धुरंधर इन 40 सालों में उभर करके सामने आए, चाहे शरद पवार की बात कर लो, चाहे बाला साहेब ठाकरे की बात कर लो, लेकिन स्पष्ट बहुमत महाराष्ट्र की जनता ने इन दलों को नहीं दिया है। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद की बात करें, उसके बाद के 3 सालों में राज्य में 3 मुख्यमंत्री बदले। दोस्तों पिछले कुछ सालों में, विशेष करके 2019 के चुनाव के बाद में, क्योंकि हमेशा से महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के तहत चुनाव मैदान में जाती थी। ये बड़े लंबे समय तक ये दोनों गठबंधन में रहे, क्योंकि बाला साहब ठाकरे भी हिंदुत्व की बात करते थे और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है, आरएसएस से जुड़ी हुई पार्टी है, और जिस तरह के विपक्षी दल इन पर आरोप लगाते हैं कि ये एक समाज विशेष की राजनीति करती है, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए एनडीए के सबसे लंबे सहयोगी के तौर पर शिवसेना रही। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद में स्थितियां पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। हाँ ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को जो एनडीए गठबंधन था उसको स्पष्ट बहुमत मिल चुका था, लेकिन शिवसेना और भाजपा दोनों ही अपनी अपनी मांग पर अडिग हो जाती हैं। शिवसेना इस बात पर भाजपा के साथ में जाना चाह रही थी कि मुख्यमंत्री का पद उन्हें दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में मुख्यमंत्री के पद को शिवसेना को देने के मूड में नहीं थी। दोनों में बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और फिर वो होता है जो राजनीति में कभी किसी ने सोचा नहीं था। 2019 में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनते हैं, उनके बेटे आदित्य ठाकरे विधायकी का चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद में अपने पिताजी की सरकार में मंत्री भी बनते हैं। दोस्तों उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने से पहले राज्य में 11 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन भी लगा था, क्योंकि लगातार सरकार बनने में डिले हो रही थी। एक और घटनाक्रम होता है उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने से पहले।
23 नवंबर 2019 को अचानक से सुबह सुबह भोर भी ये खबर चल निकलती है कि देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है और उप मुख्यमंत्री पद के लिए अजीत पवार ने शपथ ले ली। ये खबर पूरे देश भर में फैल जाती है क्योंकि राजनीतिक खींचतान महाराष्ट्र में जारी थी। हर दल ये चाहता था कि उसके नेतृत्व में सरकार बने, उसके नेतृत्व में ना भी बने तो भी सरकार का पावर सेंटर उसके हाथ में रहे। सारी चीजें हो रही थी, एनसीपी में बगावत हो गई, इस प्रकार की ब्रेकिंग न्यूज़ें चल रही थी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जो सरकार बनी, जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, 5 दिन बाद देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ जाता है क्योंकि अजीत पवार जिन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी वो अपना समर्थन वापस ले लेते हैं और वो प्रतिबद्धता दिखा देते हैं कि वो एनसीपी के साथ हैं, अपने चाचा शरद पवार के साथ हैं। देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे के बाद शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में तीनों ने मिलकर के एक गठबंधन बनाया जिसका नाम रखा महान आघाड़ी गठबंधन। 28 नवंबर 2019 को इस गठबंधन के नेता के तौर पर उद्धव ठाकरे राज्य के मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ लेते हैं। मुख्यमंत्री बनने वाले ठाकरे परिवार के पहले व्यक्ति थे उद्धव ठाकरे। भले ही बाला साहब ठाकरे की राजनीति ने न जाने कितनों को मुख्यमंत्री बनाया, न जाने कितनों को मुख्यमंत्री के सीट से हटाया, लेकिन ठाकरे परिवार में पहली बार कोई व्यक्ति महाराष्ट्र जैसे अहम राज्य के मुख्यमंत्री पद पर पहुंचा। जून 2022 में राज्य में विधान परिषद के चुनाव होते हैं और इस चुनाव से राज्य की सारी राजनीतिक स्थितियां हैं वो उल्ट पुल्ट हो जाती हैं, वो बदल जाती है। इस चुनाव में बड़े पैमाने पर जो 3 दलों के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी संकट बना था उनके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। जून 2022 आते आते शिवसेना और उद्धव ठाकरे की सरकार में जो अविश्वास पनप रहा था, जो इनके समय के विधायक नाराज हो रहे थे, उनकी फूट अचानक से सामने आती है और उस समय शिवसेना के बड़े नेता जो वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे अपने कुछ विधायकों को लेकर के राज्य से बाहर निकल जाते। पहले वो गुजरात जाते हैं, उसके बाद में असम जाते हैं और पूरे देश भर में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। दोस्तों उसके बाद में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ जाता है और सारी महाराष्ट्र की जो राजनीतिक स्थितियां थी वो पूरी तरह से बदल करके रख दी जाती है। एकनाथ शिंदे अपने विधायकों को लेकर के वापस महाराष्ट्र जब आते तो शिवसेना पर दावा ठोक देते हैं कि शिवसेना में बहुमत का जो आंकड़ा है वो उसके पास में है। शिवसेना के जितने विधायक है उसमें 2/3 विधायक उनके पास में है। जो संगठन है, संगठन में जो पदाधिकारी हैं वो उनके पक्ष में है और यह दावा चुनाव आयोग में जाता है, उसके बाद में कोर्ट में जाता है और जो शिवसेना, जिस शिवसेना को बाला साहब ठाकरे ने सींच करके बड़ा किया था वो शिवसेना 2 धड़ों में टूट जाती है और जिस शिवसेना पर बाला साहब ठाकरे का परिवार अपना हक जता रहा था, अपना अधिकार जता रहा था, वो शिवसेना, उस शिवसेना का धनुष बाण एकनाथ शिंदे के हाथ में आ जाता है। यानी कि बाला साहब ठाकरे का जो परिवार था वो राजनीतिक तौर पर कमजोर पड़ जाता है इस लड़ाई में। जब एकनाथ शिंदे के पास में शिवसेना आ जाती है और एकनाथ शिंदे के साथ में जितने भी विधायक थे, जितने भी उनके समर्थक थे, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिल करके राज्य में एक नई सरकार बना देते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने के बजाय एकनाथ शिंदे को समर्थन दे देती है और राज्य में नए मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे निकल करके सामने आते हैं। उसके बाद में एक और घटना महाराष्ट्र की राजनीति में होती है। घटना सेम शिवसेना वाली दोहराई जाती है क्योंकि शिवसेना में हमेशा से ठाकरे परिवार और शरद पवार के परिवार का वर्चस्व महाराष्ट्र की राजनीति में रहा है। सबसे ज्यादा अगर कोई मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं तो वो शरद पवार रहे हैं। 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार को चाणक्य की उपाधि दी जाती है। कहते हैं कि राजनीति में अगर कोई पत्ता भी हिल जाता है तो शरद पवार पहले बात लेते हैं कि राजनीतिक परिदृश्य में क्या स्थितियां होने वाली हैं। लेकिन जब समय की पार्टी एनसीपी में तारा भूचाल तक आ गया उसके बावजूद भी शरद पवार को कुछ मालूम नहीं चलता है और अजीत पवार जो शरद पवार के भतीजे थे, एनसीपी में शरद पवार के बाद में दूसरे कद के बड़े नेता थे, वो अपने समर्थक विधायकों के साथ में मिलकर के भाजपा की सरकार को समर्थन दे देते हैं, समर्थन शिंदे की सरकार को दे देते हैं और एक बार पुणे महाराष्ट्र की राजनीति में राजनीतिक भूचाल आ जाता है। शिवसेना वाली स्थिति दोबारा से दोहराई जाती है। सारी चीजें शिवसेना की तर्ज पर दोबारा से होती हैं और फैसला भी वही आता है जो फैसला शिंदे के
पक्ष में आया था। एनसीपी दो दलों में टूट जाती है और मूल जो एनसीपी थी, उनका जो चुनाव चिन्ह था घड़ी का, वो अजीत पवार के कब्जे में आ जाता है। दोस्तों, एनसीपी पर भले ही पवार गुट का कब्जा रहता है, पवार परिवार का कब्जा रहता है, लेकिन इस स्थिति तक आते आते पवार परिवार दो दड़ों में टूट जाता है। एक वो दड़ा जो वर्तमान में एनसीपी के सर्वसर्वा हैं, यानी अजीत पवार जो एनसीपी के प्रमुख बने हुए हैं, और एक वो दड़ा जिन्होंने एनसीपी की शुरुआत की थी, एनसीपी को इस स्तर पहुंचाया था, शरद पवार का। दोस्तों, उसके बाद में शिवसेना भी टूट चुकी थी, एनसीपी दो दड़ों में डिवाइड हो चुकी थी, और उसके बाद में लोकसभा के चुनाव आते हैं 2024 के। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्योंकि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं, तो किसी भी दल के लिए महाराष्ट्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। और एनसीपी और शिवसेना के सामने, दोनों ही गुटों के सामने बड़ी चुनौती थी कि राज्य की जनता किसके साथ में जाती है। क्या राज्य की जनता इस बात से खुश है कि शिवसेना टूटी? क्या राज्य की जनता इस बात से खुश है कि एनसीपी टूटी? और इन सारी बातों का मालूम कब चलेगा? जब लोकसभा के परिणाम आ जाएंगे। जब लोकसभा के परिणाम आए इन 48 सीटों पर, तो कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। कांग्रेस ने 13 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को जीता पाने में सफलता अर्जित की। भाजपा के 9 उम्मीदवार लोकसभा पहुंचे, यानी 9 सांसद शिवसेना उद्धव ठाकरे की जीत करके लोकसभा पहुंचे। जो शरद पवार की एनसीपी थी, उनके 8 व्यक्ति 8 लोकसभा सीटों पर जीत करके लोकसभा पहुंचे। यानी लोकसभा चुनाव में चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या फिर शरद पवार की एनसीपी हो, दोनों ने ही लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था, एक नाम की शिवसेना से, अजीत पवार की एनसीपी से। और सबसे बड़ा झटका जो लगा वो अजीत पवार को लगा। अजीत पवार के पास में मूल एनसीपी आ चुकी थी, घड़ी का चुनाव चिन्ह आ चुका था, जिसका कैडर पूरे महाराष्ट्र में था, जिसकी पहचान पूरे महाराष्ट्र के मतदाताओं तक हो चुकी थी। उसके बावजूद भी जो एनसीपी है अजीत पवार की, वो केवल एक सीट पर जीतने में कामयाब होती है और एक सीट निर्दलीय के खाते में जाती है। दोस्तों, ये थे लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे। तो उसे एक बात तो स्पष्ट हो गई थी कि राज्य की जो जनता है वो एनसीपी के टूट जाने से ज्यादा दुखी है। तो राजनीतिक रूप से ये चर्चा होने लग गई कि राज्य की जनता ने एनसीपी टूटने का जो दर्द है उसका इजाद इस लोकसभा चुनाव में किया। उसके पीछे के कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि शिवसेना हमेशा से एक अलग आइडेंटिटी लेकर के राजनीति कर रही थी। क्योंकि शिवसेना का जो नजरिया था वो राजनीति करने का इन बाकी दलों से अलग था। चाहे कांग्रेस की बात कर लो या एनसीपी की बात कर लो, जिनके साथ में गठबंधन करके इन्होंने सरकार बनाई, क्योंकि ये राजनीति में दो दूरी समझे जाते थे। शिवसेना अलग बात करती थी और ये दोनों दल अलग बात करते थे। लेकिन राजनीति की परिस्थितियां कुछ इस कदर बदल गई कि मजबूरी में शिवसेना को एनसीपी और कांग्रेस के साथ में आकर के सरकार बनाना पड़ा। तो उससे महाराष्ट्र की जनता पर ज्यादा प्रभाव पड़ा नहीं। इसका सबूत हमें लोकसभा चुनाव 2024 में देखने को मिलता है। लेकिन जो चीजें उम्र के इस पड़ाव पर शरद पवार के साथ में घटित हुई, क्योंकि शरद पवार एक लंबी राजनीतिक पारी खेल चुके, और जब ये एनसीपी में टूट का घटनाक्रम हुआ तो उससे पहले तमाम ये कयास लगाए जा रहे थे कि शरद पवार जब रिटायर्ड होने की स्थिति में होंगे तो फिर एनसीपी की कमान वो किसके हाथ में देंगे? अपनी बेटी सुप्रिया सुले के हाथ में देंगे, या फिर एनसीपी में दूसरे बड़े नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके उस समय के अजीत पवार के हाथों में देंगे? इन मुद्दों पर, इन बातों पर उस समय राजनीतिक लोग बहस कर रहे थे। लेकिन अचानक से सारी स्थितियां उल्ट-पुल्ट हो जाती हैं, सारी चीजें बदल जाती हैं और एनसीपी पर अजीत पवार दावा ठोक देते हैं और उसके बाद में एनसीपी को वो अपने पाले में लेने में कामयाब हो जाते हैं। तो अब जब विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, पिछले 50 सालों में किसी भी दल को महाराष्ट्र की जनता ने स्पष्ट बहुमत नहीं दिया है। पिछले 40 साल की बात करें तो कोई भी मुख्यमंत्री इन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है सिवाय देवेंद्र फडणवीस के। तो इस बार क्या महाराष्ट्र की जनता किसी एक पार्टी के पक्ष में स्पष्ट रूप से जनादेश देगी, या फिर वही खंडित विधानसभा हमारे सामने होगी जिस प्रकार के परिणाम पिछले चुनावों में रहे? दोस्तों, स्थितियां जो भी हो, सभी दलों को अपनी ओर से पूरी ताकत लगाने पर मजबूर महाराष्ट्र की जनता कर दे, क्योंकि दो गठबंधन चुनाव मैदान में जा रहे हैं। सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वो शिवसेना के सामने होगी, क्योंकि शिवसेना का अस्तित्व और शिवसेना की जो राजनीतिक यात्रा रही है वो उसके आड़े आती है राजनीतिक बातें करने के लिए आज के समय में। क्योंकि हमेशा से शिवसेना की राजनीति कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ रही है, इनकी विचारधाराओं के खिलाफ रही है। तो आज वही शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी की हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आती है। वो बात राज्य के मतदाताओं को कितनी पसंद आती है और
जिस तरह से जो सहानुभूति लोकसभा चुनाव में शरद पवार को मिली थी, इस तरह से शरद पवार के लोग लोकसभा चुनाव में जीत करके लोकसभा पहुंचे थे, वो सहानुभूति क्या इस विधानसभा चुनाव में बरकरार रह पाती है? और भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी, एनसीपी और शिवसेना के टूटने के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं। इन दोनों ही पार्टियों को तोड़ने के आरोप पार्टी के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस पर लगते आए हैं। उन सारे आरोपों को कैसे भारतीय जनता पार्टी निराधार बताते हुए राज्य के सत्ता तक पहुंचेगी? दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपना व आपका ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।